Okay, so today we are going to start the new chapter of polity, that is legislature. Legislature. This word is formed from the Greek word, okay, that is lex. Lex, Lex. लेक्स जो है वो ग्रीक का वो बदल के अब लेजिस हो गया. ओके, लेक्स हैज चेंज टू लेक्स हैज चेंज टू लेजिस. तो लेक्स मीन्स लॉ. लेक्स, ओके. लेक्स इज लॉ. रेक्स इज रॉयल्टी, किंग. रेक्स तो जानते हैं किंग यू नो. सो लेक्स इज लॉ. रेक्स ग्रीक वर्ड Latin. So this legislature is formed from the lex. First word is lex, that means law, and lature. Lature is, that means the body which has the responsibility. So लेक्स मीन्स लॉ. Law. ये कौन सा वर्ड बोले? It is a Greek or Latin word. Latin लिख लीजिए. So it is the body which makes laws. Okay? और नेचर. हाँ. ये लेक्स और Nature, Lature. Nature is the body responsible. बॉडी. Responsible body. हाँ, जैसे body, responsible body. So what does legislature mean? Legislature means the body which is responsible for laws, that is making laws. ये भी लैटिन वर्ड है. नेचर नेचर भी लैटिन वर्ड है. नहीं, it is converted to English. Okay. तो उसका लैटिन ओरिजिन मुझे नहीं ध्यान है. तो लेक्स. Okay, so main word focus is lex. Lex means laws. So the body which is responsible for making laws, we call it as legislature. अब यहाँ पे लेजिस LEGIS. Yes, legis हो गया. ये LEGIS जो है ये काम, जैसे हम कहते हैं legitimate. So legitimate is formed from this word. Legis means according to law. According to law. Okay. Legis. तो legitimate. Okay. कंबाइन हो गया. Legitimate means कानूनी, legal, according to law. Okay. So here we are going to study about the legislature. That means the body which is responsible for making laws. तो लेजिस्लेचर को हम यूनियन लेवल पर क्या कहते हैं अपने देश में? पार्लियामेंट. और स्टेट लेवल पर क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड एट सम इन सम स्टेट्स आल्सो लेजिस्लेटिव काउंसिल. स्टेट्स में जो है असेंबली एंड काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. समझ गए? लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हुआ? रिलेटेड टू मेकिंग लॉ. लेजिस्लेटिव एडजेक्टिव है, तो लेजिस तो हो गया लॉ, और लेटिव मीन्स फॉर, रिलेटेड टू. तो लेजिस्लेटिव मीन्स दैट इज फॉर मेकिंग लॉज, एंड असेंबली दैट इज गैदरिंग ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. तो असेंबली हो गया जो इलेक्ट होके लॉ बनाने के लिए जाते हैं. जिन लोगों को हम कानून बनाने के लिए चुनते हैं, हालांकि वही कानून सबसे ज़्यादा तोड़ते हैं, लेकिन जिन लोगों को हम कानून बनाने के लिए ऑथोराइज करते हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. और जो लोग मेंबर्स ऑफ स्पेशली लोकसभा कहेंगे,
जो लोग कुछ पढ़े लिखे लोगों में से चुन के जाते हैं, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, they are some special people like having some good education, achievement in some field, experience in some field. तो सचिन तेंदुलकर They अभी form भी council. अभी भी सचिन तेंदुलकर अभी भी है क्या? That I cannot say right now, it is out of my mind. I think he has lost that seat because उसको कभी जाता ही नहीं थे। नहीं, गाँव में बात नहीं है। अभी उन लोग को रखा गया है जो लोग एक्टिवली पॉलिटिक्स में था, क्योंकि अभी सीट, अभी एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है गवर्नमेंट के लिए, टू पास द बिल्स। एनीवे, so I was explaining you about the difference in assembly and council. Assembly is the collection of representatives who are directly elected by people. Council is some members, they are chosen because of their some special qualities. इसको लिख लेना। Yes, of course. मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। काउंसिल इज, लिखिए, कलेक्शन ऑफ एल्डर मेन। कलेक्शन ऑफ एल्डर मेन कहा जाता था इनको, अभी भी टेक्निकली कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस में एल्डर मेन, ELDERMEN। एल्डर मेन मीन्स दोज पीपल हु आर हैविंग मोर एक्सपीरियंस, हु आर हैविंग स्पेशल नॉलेज। तो इनको समाज में एक विशिष्ट दर्जा दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, देयर एक्सपीरियंस इन लाइफ, their achievement. Experience, knowledge. तो देखिए, हमेशा से जब भी कहीं किसी समाज ने कानून बनाने के लिए लोगों को भेजा, तो वहां पर कुछ तो ऐसे लोग रहे जो लोगों के सीधे सीधे रिप्रेजेंटेटिव रहे, ठीक है, जो लोगों के बीच से आए थे। दे वर पार्ट ऑफ द कॉमन पीपल हु न्यू पीपल्स इश्यूज, तो उनको लोगों ने चुन के भेजा। लेकिन दूसरी तरफ साथ में ऐसे भी लोग रहे जिन्हें सरकार का अनुभव रहा, जिन्हें, जो पढ़े लिखे रहे बहुत, क्योंकि जो जनता के बीच से आते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको इसलिए जनता भेजती है क्योंकि वो जनता के मुद्दों को जानते हैं। दे नो व्हाट प्रॉब्लम्स पीपल आर फेसिंग, व्हाट आर देयर नीड्स, व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स, ओके। बट देयर आर आल्सो सम पीपल हु हैव गुड नॉलेज, दे वर आल्सो इंक्लूडेड, जिससे कि एक हम बैलेंस्ड कानून बनाया जा सके, जहाँ लोग ऐसे भी हो उस कानून बनाने में जिनको नॉलेज हो, जिनको अनुभव है, जो ज्ञानी है, विद्वान है, और साथ ही ऐसे लोग हों जो जनता के नुमाइंदे हों, जो जनता की प्रॉब्लम्स को, हमेशा देखिए यही रहा ना सब जगह। हम लोग इंडिया में क्या किए, मॉडर्न इंडिया में जो आपका फ्रीडम मूवमेंट चला, तो सरकार हमारे ऊपर ब्रिटिश चला रहे थे, लेकिन हम क्या चाहते थे कि हमारे भी लोग उसमें शामिल हो जो हमारी प्रॉब्लम्स को समझें, क्योंकि सरकार जो भी काम कर रही थी वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही थी। हमने शुरू से क्या मांग रखी थी, यही रखी कि भाई इसमें पहले तो हमने कहा कि आप सुधार करो, हमारे लिए भी, हमारे फेवर में भी काम करो। जब वो उससे नहीं मान रहे थे तो फिर हमने कहा कि ठीक है, हमारे भी कुछ लोग आप जो है उनको भी शामिल करो सरकार में। फिर वहाँ से हम जो है और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की मांग करने लग गए, फिर हम जो है अपना लॉ मेकिंग अथॉरिटी की मांग करने लग गए कि कानून बनाने की शक्ति हमारे लोगों में भी होनी चाहिए, और उसके बाद फिर हम फुल्ली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फ्री इंडिया यानी इंडिपेंडेंट कंट्री की मांग करने लग गए। तो हर जगह यही हुआ है कि जो लोगों ने कहा है कि भाई हमें भी, जैसे कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस में पहले राजा का शासन, मोनार्की थी वहाँ। तो वहाँ क्या है कि उन लोगों ने इतने शैतान हो गए सब
कि अपने अय्यासी के लोगों पर टैक्स लगाने लग गए, कानून बना देते थे कि ये टैक्स कल से देना होगा सब लोगों को। ये राजा लोग, राजा, उसके मंत्री, उसके अधिकारी, जो भी लोग थे, द फ्यूडल लॉर्ड्स, सामंत, बड़े बड़े जमींदार जैसे आज यहाँ होते हैं, वैसे उस समय जो बड़े जमींदार होते थे, जो राजा के हेल्पर होते थे, तो वो लोग राजकुमार, राजघराने के लोग और जितने लोग हैं काम करना नहीं चाहते थे, अय्याशी करना चाहते थे। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, क्या दिक्कत है, अय्याशी करना है, टैक्स वसूलो लोगों से। तो टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया, लोगों की कमर टूट गई, पैसा कहाँ से इतना चुकाए। तो इसीलिए वहाँ जो आंदोलन, वहाँ जो रिवॉल्यूशन चला था कि नो टैक्सेस विदाउट रिप्रेजेंटेशन, जब तक हमारे लोग सरकार में शामिल नहीं होंगे तब तक हम कोई टैक्स वैक्स नहीं देंगे। समझ गए? तो टैक्स का मतलब था कानून, वो कानून आदेश हो जाता था राजा की तरफ से कि भाई ये टैक्स देना है, तो लोग बंध जाते थे। तब लोगों ने वहां रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया कि नो टैक्सेस विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक हमारे लोग शामिल नहीं होंगे सरकार में, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक हम टैक्स वैक्स नहीं पे करेंगे। समझ गया? तो हमेशा से ये मांग रही, इसीलिए मैंने कहा कि जब कोई भी सिस्टम बना तो वहाँ एक तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स रखे गए ताकि लोगों की बात सुनी जा सके, लोगों की मांग को रखा जा सके। साथ ही साथ कुछ जो है ऐसे लोगों को रखा गया जो ज्ञानी थे, अनुभवी थे, विद्वान थे। तो इसीलिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर का ओरिजिन हुआ। मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ, आगे सब पढ़ेंगे हम। बाई कैमरल मीन्स हैविंग टू हाउसेस। तो एक हाउस रहा, एक सदन रहा जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स रहे, और एक हाउस रहा जहां एल्डरमैन, द एक्सपीरियंस पीपल, ठीक है, द काउंसिल, वो रहा। हमने भी उसी सिस्टम को अडॉप्ट किया जैसे ब्रिटेन में है। दो हाउस है वहां पार्लियामेंट में, वहां भी पार्लियामेंट ही कहते हैं। कौन? दो है। यूएस में, यूएस का सिस्टम अलग है, वहां पार्लियामेंट्री थोड़े है, वहां अलग है। वहां भी दो होते हैं हाउस। लेजिस्लेचर वहां भी बाई कैमरल है, बट इट इज नॉट पार्लियामेंट्री। वहां भी दो तरह की बॉडी होती है, एक सीनेट होती है और एक कांग्रेस होती है। यूएस में जो है एक तरफ कांग्रेस होती है विच इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, एक होती है सीनेट विच इज द हाउस ऑफ, विच इज द मतलब बॉडी ऑफ गवर्नर्स। सीनेट कहते हैं ना। स्पेलिंग SENATE। SENATE, बॉडी ऑफ। तो सीनेट, जो सीनेट का मेंबर होता है उसको सेनेटर कहते हैं। बॉडी ऑफ गवर्नर, गवर्नर्स नहीं, सॉरी, बॉडी ऑफ स्टेट्स, 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 बॉडी ऑफ स्टेट्स ब्यूरोक्रेट्स, नॉमिनेटेड पीपल, या सेनेटर्स उसको लिख सकते हैं। नॉमिनेटेड और इसको क्या कहेंगे? सेनेटर्स कहेंगे। हाँ, उसको सेनेटर कहा जाता है, जो सेनेट का मेंबर होता है उसको सेनेटर कहते हैं। बॉडी ऑफ स्टेट नॉमिनेटेड पीपल, सेनेटर्स, SENATORS। खैर हम लोग आगे बताएंगे। और ये क्या कहते हैं? कांग्रेस के जो होते हैं कांग्रेसमैन कहे जाते हैं। कांग्रेस मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। कांग्रेस, हाँ, वहाँ कांग्रेस कहते हैं, वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को कांग्रेस कहा जाता है। वहाँ अगर हाउस, तो यहाँ पे भी तो कर सकते हैं। हमने नहीं, हमने पार्लियामेंट, लोकसभा वर्ड रखा। हाउस ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो कहिए। यहाँ पे कांग्रेस का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, बस। ये यूएस में चलता है। हाँ, तो यूके में जो है
दो हाउसेज है, तो वी कॉल इट हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। समझ गए? यूके में, यूएस का मैंने आपको बता दिया, कांग्रेस और सीनेट होती है। यूके में लिख लीजिए हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। और यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा। तो हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया वहाँ, यानी आम लोगों की जो सभा है, जो उनका जो सदन है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया जो वहाँ के विशिष्ट लोगों की सभा है। अभी भी उनको लॉर्ड का टाइटल दिया जाता है, ठीक है। तो वो बड़े जमींदार, कोई बड़े, जैसे हमारे मेघनाथ देसाई इंडिया एनआरआई हैं, उनको भी वहाँ लॉर्ड का टाइटल मिला हुआ है, लॉर्ड मेघनाथ देसाई। स्वराज पॉल है, लॉर्ड स्वराज पॉल कहे जाते हैं। जो इंडियन ओरिजिन है, लेकिन वहाँ यहाँ इंडिया में नहीं रहते हैं, विदेश में रहते हैं। यहाँ का नागरिकता नहीं है उसके पास। एनआरआई के पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हम कह देते हैं एनआरआई, लेकिन जब नागरिकता छोड़ दिया तो फिर वो एनआरआई नहीं कहे जाएंगे। एनआरआई का मतलब कि वो इंडियन का नागरिक नहीं है। नहीं, एनआरआई का मतलब इंडिया के नागरिक हैं, इंडिया में रह नहीं रहे। इंडिया के नागरिक है लेकिन इंडिया में रह नहीं रहे, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो डायरेक्ट। लेकिन मान लीजिए एनआरआई वहाँ बस गया, हाँ, वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया, तो उस केस में क्या कहेंगे फिर? तो वो अब यहाँ नहीं रहेंगे, उनको कहते हैं पीओ, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ। उनको पीआईओ कहा जाता है। एक हो गया एनआरआई, एक हो गया पीआईओ। एक और इसमें बीच में कंसेप्ट आया था ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई, एनआरआई तो समझते हैं, सिटीजन यहाँ के हैं लेकिन रह रहे हैं बाहर। जहाँ जिस कंट्री में रह रहा है वहाँ का अगर एनआरआई होता है टेम्पोररी पीरियड के लिए, अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए बाहर में रह रहा है बट वो अभी भी है, तो उसको हम ओसीआई कहते हैं। अच्छा। लेकिन अगर उसने यहाँ का सिटीजनशिप छोड़ ही दिया है तो वो हो गया पीआईओ। जितना भी सब विदेश में काम कर रहा है सबको एनआरआई कहेंगे, चाहे सऊदी हो चाहे दुबई हो। देखिए एनआरआई वर्ड का आज से 20 साल पहले खास महत्व होता था कि भाई विदेश में रहता है। अब हर एक कोई विदेश में रहने लगा है, हर एक कोई जाने लगा है, अब उसका कोई खास मतलब रहा नहीं। 2014 के करीब में हम यहाँ से दिल्ली जा रहे थे, हमको फिर अहमदाबाद जाना था, उसके कल हो गए। खैर यहाँ से दिल्ली गए ना, संयोग से हमारा एकदम अलग फैमिली से अलग सीट दे दिया था। हम देख रहे हैं बगल में, संयोग से हमारे साथ बैठी उसको सीट, हमारे बगल वाला जस्ट फटा हुआ चेयर उसको मिल गया। देख रहे जूता फटा हुआ, पैंट फटा हुआ, शर्ट फटा हुआ। क्या कहाँ जा रहे हैं? तो बोला कि अब दिल्ली से फिर दुबई जाएंगे बिजनेस करते हैं वहाँ पर। हमारा हमको अजीब लगा। देखिए होता क्या है कि those people they don't care about these things। हम लोग जो एक सामान्य ये होते हैं, और यहाँ के समाज में, इंडिया के समाज में, तो हम लोग इन चीज़ों को बहुत ध्यान देते हैं। अरे मेरा कपड़ा तो अच्छा होना चाहिए, कहीं हम जा रहे हैं तो अच्छे से ड्रेस्ड अप होना चाहिए। बट दोज पीपल हु आर, तो वो सोचते हैं कि सब से दे आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड। उनको अपना काम करना है, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, कोई किसी से डील करना है, उसके लिए नहीं कि डील के लिए हम अपना पूरा कपड़ा अपना तैयार होके जाए, ये होके जाए एकदम बढ़िया से। दैट डजंट, उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है भाई? सामने वाला देखिए ये सब चीज़ें कब होता है,
जब आप सामने इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं कि हाँ बार यहाँ पढ़ाई लिखाई पे भी आ जाता है, इम्प्रेशन तो ठीक है, सोच भी होता है, सही पढ़ाई बात है, लिखाई पे भी आ जाता है कि सोच का भी पढ़ा प्रभाव लिखा होता है। नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बहुत पहले से कहा है कि सादा जीवन उच्च विचार। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि फटा चिटा ही कुछ पहन के चले जाए, नहीं, अब फटा चिटा वो पहन तो के बात नहीं आ चला जाती जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो इन चीज़ों को बिल्कुल ही वो नहीं करते हैं। और बहुत ऐसे, जैसे हमारे अभी मैं गया हुआ था अपने शहर, तो वहीं मिल रहा था, तो पुराने हमारे पड़ोसी हैं, उनके बाबा, मतलब हम लोग से 2 पीढ़ी पहले, देखिए उन बहुत बड़े बिजनेसमैन थे हम लोग के साथ, और बहुत सी गाड़ियां उनके घर रहती थी, एक दो नहीं, बहुत गाड़ियां रहती थी। लेकिन मैंने उनको कभी भी अपनी गाड़ी में बैठ के मतलब जीवन में एक आध मौका हुआ होगा कि कहीं से दूर से आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी में आते हुए देखा, नहीं तो उनको मैंने पैदल ही चलते देखा, अपना लाठी लेके पैदल ही आते जाते, गाड़ियां खड़ी रहती थी घर में, लेकिन कभी उनको मैंने नहीं देखा कि गाड़ी से जा रहे हैं। मतलब एक आध बार ऐसा मौका हुआ होगा कि कहीं से दूर शहर से आ रहे हैं गाड़ी में है, तो वहां से गाड़ी में आ रहे हैं तो मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि हम लोग का सामने ही से बगल बगल मकान है, सामने से आना जाना है। तो उनका वो जो वैल्यूज था जिसने उनके एम्पायर को खड़ा किया, आज देख लीजिए, आज एक आदमी को गाड़ी लेता नहीं है, पहले लोन लेके गाड़ी घुमाना दौड़ाना शुरू कर देता है। वो गाड़ी भी उसने अपना, उसने लोन ही पर लिया रहता है। आज देखिए, आज बहुत सी गाड़ियां जो बाजार में चल रही है, लोग दौड़ा रहे हैं, वो सब लोन पे ली हुई गाड़ियां हैं। या फिर डाउरी में, अब डाउरी तो ठीक है, वो हम अलग देख रहे चीज हैं, है, हम देख रहे हैं, लेकिन जो है कहने का मतलब, डाउरी भी चलिए, वो एक अर्निंग ही, अचीवमेंट ही है एक तरह से, डाउरी में सब ठीक है। तो वो गाड़ी है ना कि पहले दौड़ाना शुरू कर देता है, बच्चे देखिए बाइक रहांगे कि पहले दौड़ाना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी वैल्यूज हमने देखे हैं कि जो है गाड़ी बहुत है लेकिन कभी नहीं, पैदल ही चलते थे, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से लोग होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पुराना ये था कि सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है, विचार अपने ऊंचे रखिए, जीवन सादा रखिए, ये हमारे यहाँ का ये बहुत एक गुड फिलॉसफी है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप देखिए ना, फॉरेन से बहुत लोग घूमने आते हैं, उनको देखिए बहुत ज्यादा फ्लैशी कपड़ा नहीं पहने रहते हैं, ना, वो तो दिल्ली में देखे ही है, किसी आपको लगेगा कि अरे कितना साधारण कपड़ा पहने हुए हैं। तो वो बड़ा अजीब टाइप का था, वो मजदूर था वो अलग बात हो सकता तो है, वो मजदूर था तो उसको भी एनआरआई कहेंगे तो, हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। तो वही बात अब बोले ना कि 20 साल पहले इसका वैल्यू था हाँ हमको याद आ गया। हाँ, नहीं नहीं, हमको एक टीचर, हम लोग के साथ एक टीचर थे, उन्होंने बोला इस बात को। हम फ्लाइट में एक बार जा रहे थे, बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, बहुत अच्छे से ड्रेसडअप था, विदेशी था, सब लोग उसको बहुत, होस्टेस वगैरह भी सब बहुत ध्यान दे रही थी। विदेशी था, फॉरेनर था? हाँ, नहीं एनआरआई था। अच्छा, एनआरआई था। हाँ, एनआरआई था या फॉरेनर ही था शायद। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, बोला मैं कारपेंटर हूँ। अब ये बोले कि मुझे इतना अजीब सा लगा कि मैं तो सिविल सर्विसेज को पढ़ाता हूँ यहाँ, और ये कारपेंटर है, लेकिन उसको जो है लग रहा है कि सब लोग उसी को दम। तो ये हम लोग की मेंटेलिटी है ऐसी बहुत चीज़ों में, ठीक है। वो उस दिन इसी बात पे बोल रहे हैं। तो हमारे इस तरह का है। नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, जैसे देखिए रतन टाटा इसका उदाहरण है। रतन टाटा, रतन टाटा जो है, अमित शाह ही बोल रहे थे कि एक बार रतन टाटा जो है फोन किए कि आ रहे हैं आपसे मिलने, तो हमको लगा दे भाई रतन टाटा आ रहे हैं, सबको बोल दिए, अलर्ट कर दिए कि भाई रतन टाटा आ रहे हैं, देखिए भाई आएंगे लोग, एकदम तैयार रहिएगा स्वागत में। सब लोग चाक चौबंद हो गए। अब रतन टाटा फिर उनको फोन करके बोल रहा है कि जो है हमको आपका एड्रेस नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। तो ये बोले कि अच्छा अच्छा सर, क्यों इतना चिंता कर रहे हैं, एड्रेस हमारा जो है, आप बोलिए ड्राइवर को हम समझा देते हैं। बोले ड्राइवर को कहा, हम खुद ही ड्राइव करके आ रहे हैं इसलिए हम ही को समझाइए, ड्राइवर वाइवर नहीं है यार।
अब ये आश्चर्य में पड़ गया कि अरे भाई रतन टाटा आ रहे हैं। पता चला एक छोटा सा कार वो खुद ही ड्राइव करके आ रहे थे, जैसे मारुति 800 होता है इस टाइप का कार से आ रहे थे। तो रतन टाटा वॉज ऑल्सो सच ए पर्सन कि भाई कहीं जा रहे थे, ये नहीं कि अब इतना बड़ा बिजनेसमैन है 5 गाड़ी आगे 5, जो आजकल फिल्मों में क्या दिखाता है, देखते हैं ना, एक लोकल एमएलए भी रहेगा कहीं जाएगा 10 गाड़ी लेके, ये सब कल्चर फिल्म और बना दिया है। फिल्म सब एक बिजनेसमैन भी रहेगा बड़ा तो जाएगा तो 5 गाड़ी उसके साथ जाएगा। और रतन टाटा ऐसा बहुत बार प्लेन अपने ड्राइव करके खेत उसमें हाईवे पर उतार देता था, अपने ड्राइव करके जाता था। प्लेन हाँ, हेलीकॉप्टर, मतलब हेलीकॉप्टर, प्लेन छोटा प्लेन कह रहे हैं जो मतलब हाँ हाँ स्मॉल जो होते हैं। तो ही यूज टू ड्राइव मेनी टाइम्स हिमसेल्फ। इवन माय ओन, मेरे ही जिया जी हैं, बड़े बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत जगह खुद ही ड्राइव करके जाते हैं। मैं खुद आश्चर्य हो गया, मैंने उससे पूछा अरे आप ड्राइव कैसे करके जाते हैं, तो बोले क्या करें जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है जो लोगों की जो ऐसी सोच होती है, फिलॉसफी होती है। कब फिर कब आता अमित शाह वाला? यही इधर ही 5-10 साल की बात है। अभी वो अपने इंटरव्यू में बता रहे थे अमित शाह रतन टाटा के बारे में, शायद उनको अवार्ड वार्ड मिला होगा जब, तो उस समय सब आ रहा होगा टीवी में। तो कुछ साल पहले का होगा जब हेल्थ उनका ठीक ठाक था, अब तो बेचारे बहुत दिन से वो हो गए थे। तो ही वॉज सच ए पर्सन, रतन टाटा, ही हैड सच वैल्यूज, एंड इसी कारण वो इतने आप ऊंचे दर्जे तक अपने उसको ले जा पाए। फिर से टाटा का स्टीम जो था, टाटा की जो प्रतिष्ठा थी उसको कायम की। बीच में टाटा के भी बहुत सा गड़बड़ाया था, 90s में टाटा का बहुत पोजीशन गड़बड़ाया था, कई इसके प्रोजेक्ट फेल हो गए थे, टाटा पर से लोगों का विश्वास उठ रहा था धीरे धीरे। तो फिर से टाटा ने जनाया कि नहीं, आज भी टाटा का मतलब है सरकारी नौकरी। पहले लोग टाटा की नौकरी समझते थे सरकारी नौकरी की तरह, उतनी ही सुरक्षा थी, उतनी ही उसका प्रेस्टीज था। जो टाटा में लोग काम करते थे उनको गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं इज्जत मिलता था। बीच में बहुत उनका डाउन हुआ था, फिर से उन्होंने रिस्टोर किया उस कॉन्फिडेंस को लोगों पे कि नहीं, टाटा इज स्टिल टाटा। आज भी वो एक सरकार की तरह उसकी प्रतिष्ठा, विश्वास है उसका। अंबानी सब तो हम लोग चोरे समझते हैं। अभी देखिए जियो को मैं पेमेंट किया हुआ हूँ, कोई झांकने वाला नहीं, हमको लग रहा है फ्रॉड है क्या, पैसा भी लेके भाग गया क्या हमारा, ये हाल है। मैंने भी फाइबर कनेक्शन के लिए बीच में हटवा दिया था, फिर से पेमेंट कर दिया, अभी 4-5 दिन से कोई झांकी नहीं मार रहा है, ना कोई कांटेक्ट कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो भी पैसा मेरा डूब गया क्या, ये लोग जो है लेके जो है, ऐसा फ्रॉड आजकल हो गया है, कोई कस्टमर केयर नहीं, कुछ, और बहुत शिकायत हो रहा है जियो का। ठीक है, तो ये रिलायंस ग्रुप जो है इनका तो ऐसा रहा है धंधा हमेशा, ठीक है ना। बट तो ये इनका अलग क्लास है, बिरला का भी अलग क्लास है, बिरला भी इस तरह के नहीं है, और टाटा तो मतलब समझिए कि इनमें सबसे बढ़िया। तो आज भी उनका वो रेपुटेशन है कि टाटा मीन्स सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो वो रतन टाटा ने रिस्टोर किया फिर से अपने कंपनी की जो प्रतिष्ठा, उनकी साख डूब रही थी समाज में, उसको फिर से आज वो किया। तो वो था बिकॉज ऑफ रतन टाटा। और जो उनको जब आए थे रतन टाटा, हार्वर्ड से पढ़ के आए थे। रतन टाटा जो है हार्वर्ड से ग्रेजुएट था और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन था, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। बट when he came to join the company, he was asked to join the company as a normal engineer। और उसको बहुत ये लगा था कि अरे हाँ, बीटेक ही जो भी मतलब वहाँ से जो वहाँ डिग्री होता है इस सब का, टेक्निकल और एमबीए वगैरह करके दोनों डिग्री लिया था। तो ही वॉज वेरी आउटरेज एट दिस आइडिया कि हमको एक नॉर्मल जैसे भर्ती होता है यहाँ बीटेक का, वैसे हमको भी काम करना पड़ेगा। बट ही वॉज आस्क्ड कि आप जो है ज्वाइन करिएगा तो एज ए सिंपल इंजीनियर यू विल ज्वाइन द कंपनी एंड यू विल वर्क लाइक विथ अदर्स जस्ट लाइक एनी ऑर्डिनरी पर्सन। रतन टाटा है इन लोग के खानदान से है कि कोई अलग टाइप का? नो नो नो, ही इज फ्रॉम द सेम फैमिली, बट सेम फैमिली से है। सेम फैमिली से। इन लोग में रहा है जनरली कि टाटा की कोई डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं लिया है, क्योंकि उन लोग कभी ये परिवारवाद में नहीं रहा कि बेटा होगा उसको, जो काबिल होता है परिवार में, चाहे वो भतीजा हो किसी का हो। और बहुत कम लोग इनमें शादी भी करते हैं, इसलिए बाल बच्चे भी सबको नहीं रहते हैं। पारसी लोग कहा कि शादी बहुत नहीं करते हैं, तो किसी भी बेटे ने कभी नहीं लिया है डायरेक्ट कभी बाप से।
बेटा के रास्ते में भी जैसे रतन टाटा डायरेक्टली वो नहीं थे, लेकिन उनको दिया, बाद में दिया गया जब, तो ही वाज आज टू ज्वाइन द कंपनी एज ए नॉर्मल इंजीनियर। ये नहीं कि आपका फैमिली का कंपनी है तो आप उसमें कोई सीनियर पोस्ट पे आ जाइए। और वहाँ से बहुत सारे स्ट्रगल कर, जब फिर उनमें लीडरशिप क्वालिटी दिखा और बहुत अच्छे विचार थे उनको, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही हैड स्टडीड, वो अप्लाई करना चाहते थे तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ा उसके लिए, तब जाके फिर उनको प्रमोशन होते होते सीनियर पोस्ट पर पहुंचे। तो रतन टाटा वॉज सच एन एग्जाम्पल बिजनेस वर्ल्ड में कहें तो। माई ओन, मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ, माई ओन ब्रदर इन लॉ, जो मेरे बड़े जिया जी हैं, I saw him once. I went to take him. He had come from flight. I went to see. I'm seeing he's wearing chappals, मतलब जो casual flip flops होते हैं बहामा स्टफ के। हम कह रहे अजीब लगा हमको पहले, लेकिन फिर I got to realize कि ठीक है, सबका अपना अपना एक सोच होता है, फिलॉसफी होता है। तो होता है। Anyway, आइए, so we are talking here about the legislature, the body which is responsible for making laws। देखिए, लॉ जो है, हाँ इट इज द हाईएस्ट नॉलेज इन द सोसाइटी। लॉ, बिकॉज इट इज सेड दैट लॉ इज द वर्ड ऑफ गॉड। लॉ इज द ये सब भी word of God. Law is the ordained by God. लॉ इज Ordained by God. O-R-D-A-I-N-E-D. ORDAINED ordained By God. by God। यानी कि माना जाता है, क्यों लोग सब क्यों कानून को मानते हैं? मानते हैं कि ये भगवान का आदेश है। भगवान, क्योंकि लोग एक सुप्रीम पावर जो है द गॉड, तो हिज वर्ड, पहले लोग बाइबल को मानते थे कि ये ईश्वर का सीधे सीधे शब्द है। तो उसी तरह लॉ को माना जाता है। तो लॉ बनाने वाले कितने विशिष्ट होने चाहिए कि कानून ऐसा हो जो सबको न्याय कर सके, सबको समान रूप से देख सके। तो जैसे ईश्वर देखते हैं वैसे ही, तो इसीलिए लॉ हैज द हाईएस्ट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। तो इसके अलावा आगे लिखें कि लॉ है हाईएस्ट। ये पहला पॉइंट हो गया, लॉ इज ऑर्डेन्ड बाय गॉड। दूसरा पॉइंट, लॉ मेकर्स आर सीन एज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। जैसे लोग कहते हैं कि ये प्रकृति का न्याय है, प्रकृति का कानून है, तो प्रकृति का कानून, नेचर्स लॉ, कौन बनाता है? ईश्वर। उसी तरह जो हम अपने आसपास में कानून बना रहे हैं, वो भी एक तरह से ईश्वर का ही वो माना जाता, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसीलिए पीपल हु आर हैविंग द नॉलेज ऑफ लॉ, दे वर गिवन ग्रेट रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। आफ्टर, क्योंकि पहले तो किंग को ही माना जाता था कि ही वॉज द डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। किंग को माना जाता था कि उसको भगवान की तरफ का, वो भगवान का मतलब एक तरह से मैसेंजर है। तो पहले डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग पर चलता था। लोग इसलिए किंग को मानते थे ये ईश्वर का ये मैसेंजर है, इसको ईश्वर ने स्पेशल पावर दिया है। इसलिए राजा की बात को कभी टाला नहीं जाता था, राजा का शब्द ही कानून होता था। लेकिन धीरे धीरे राजाओं ने वो भी खत्म कर दिया, अपना चरित्र भ्रष्ट करके लोगों का विश्वास चला गया, तो राजशाही चली, मोनार्की चला गया, फिर आया डेमोक्रेसी। तो जब डेमोक्रेसी आया, जहां लोगों ने अपनी सरकार बनाना शुरू किया, तो वहां जो कानून के जानकार, कानून बनाने वालों को सबसे हाईएस्ट रिस्पेक्ट में देखा जाता है। जो मैंने आपको बोला, एल्डरमैन उनको कहते थे, समाज के। काउंसिल का फुल डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एल्डरमैन। बस हो गया। तो लॉ
इट हैज़ वेरी स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर सोसाइटी। ठीक है, आजकल तो सबसे उसको बेकार वाहियात माना जाता है, लॉ पढ़ के लोग सड़क पर घूम रहे हैं। ठीक है, सारा क्योंकि वो पढ़ के आ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बट आप देखिए कि इंडिया में जब इंडियन मूवमेंट हुआ, नेशनल मूवमेंट हुआ, कौन लोग उसमें लीडर रहे? ऑल वर लॉयर्स। सब 90%। यस, 90% ऑफ देम वर लॉयर्स। उन लोगों के पास किसी के पास इकोनॉमिक का भी नॉलेज था। वो नॉलेज था अलग बात, तो थोड़े आज के कल थोड़े एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे लोग। पॉलिटी का नॉलेज उन लोगों के पास नहीं था, लॉ का नॉलेज था खाली। तो मोस्ट ऑफ देम वर लॉयर्स। इवन अब्राहम लिंकन, ही स्टडीड लॉ बाय हिमसेल्फ। उनको एक बुक मिली कहीं और उनको नजर पड़ी, कोई गरीब आदमी आया था, मैंने आदमी कोई परिवार सेटल हुआ था, तो वो उनका देखे कि भाई आदमी है, उसकी बेटियां हैं, कई सारी जवान बेटियां हैं, और उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, बहुत सामान है, लेके आया है गाड़ी पर, मैंने जो उस समय का बैलगाड़ी टाइप का, जो समझिए बैलगाड़ी वहाँ पे उस समय चलता था। कहा है सब जगह चलता था, उस समय तक चलता था। हाँ हाँ। तो वो सामान उतारने कहे कि आइए आपके हम मदद कर देते। ही वॉज सो हेल्पिंग कि बिना बुलाए वो गया कि आइए मैं आपका सामान वो करने में मदद कर। ही वॉज ए नॉर्मल, ही वॉज ए वुड कटर। तो उनका सामान उतारने लगे तो देखे उसमें एक गठरी में बंधा हुआ कुछ बहुत पुराना बुक्स था। तो बुक्स में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे। ही वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय नॉलेज। तो वो देखे उनका सामान, बोले कि किताबें कैसे? बोले अरे हमारे दादा परदादा छोड़ के चले गए, कोई पढ़ने वाला तो है नहीं हम लोग, अब हम लोग संभाल के बस रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखे तो बोले कि मैं इनमें से कुछ पढ़ना चाहूँगा, आप मुझे अगर क्या देंगे? तो बोले हाँ बेटा पढ़ लो तो हमें तो खुशी होगा, यहाँ तो ऐसे ही पढ़ा रहता है, खराब हो जाएगा, सब सड़ जाएगा। तो इन दैट ही फाउंड अ बुक, ब्लैकस्टोन्स लॉ करके, उस समय का बहुत एमिनेंट बुक हुआ, बहुत पहले का बुक होता था। तो वो ही loaned that book from them and studied by himself, and then he started to practice law। ठीक है, बाकी उनका इतिहास है जीवन पूरा जो है। लॉयर लॉयर फिर बने थे बाद में कि हाँ हाँ, प्रैक्टिस किए। बहुत साल लॉ का ही प्रैक्टिस किए पहले, फिर लॉ से फिर इतना पॉपुलर हो गया कि उनको लोग बोले कि आप चुनाव लड़िए, तो फिर चुनाव लड़ना शुरू किया उन्होंने, और सारे चुनाव हारते थे। जीवन में एक ही चुनाव जीते वो जीवन। अच्छा देखिए, अब्राहम लिंकन का ये यूनिक बात है, देखिए इंस्पायरिंग चीजें आपको बता रहे हैं। अमेरिका में जितने इलेक्शन होते हैं वो सारे इलेक्शन लड़े, मैंने गांव का जैसे पंचायत से यहाँ समझ लीजिए लेके राष्ट्रपति तक, गांव का पंचायत का होता है ना, वहां से लेके हाईएस्ट, और सारे इलेक्शन हारे एक्सेप्ट वन, दैट वाज ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वो कैसे जीत गए जब ये सब वो हार जाते थे तो अगला लड़ते थे कि अब इसको नहीं लड़ा, इसको तो हार गया, ठीक है अब अगला इससे हायर लेवल का है, अब उसको लड़ूंगा। वो भी हार गए तो कहे अच्छा ठीक है अब इससे हायर वाला लड़ेगा, वो तो हार ही गए, अब उसमें क्या दोबारा लड़े। तो ही फॉट ऑल द इलेक्शंस एंड ही लॉस्ट ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट वन, दैट वाज ऑफ द प्रेसिडेंट। एकदम लास्ट में जाके बड़ा अजीब बात है। और जब प्रेसिडेंट वो हुए तो ही इज मेमोरेबल ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट्स। भाई लिंकन पर इतने मूवीज बने हैं। तो ये कौन से, ये सेकेंड टाइम दोबारा बने कि एक ही बार बने थे वो टर्म उनका शायद 2 बार रहे थे, 2 बार शायद टर्म रहा था। कब का बात है? 80s में? 1850 में रहा। है बहुत लॉ की बात आई, लेजिस्लेचर की बात आई तो मुझे उनकी याद आ गई। तो ये काउंसिल के बाद एक और आप बोले थे ना, क्या बोले थे? काउंसिल लिखवाए थे, उसके पहले क्या बोले थे? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटेन में। हाँ, यहाँ पे काउंसिल और एक कांग्रेस
नहीं क्या, काउंसिल के साथ एक और वो पहले पहले उसके सीनेट और कांग्रेस। नहीं, वो सब हम लिख दिए। यहाँ पर एक काउंसिल बोला जाता है और एक क्या बोला जाता है, असेंबली। असेंबली। हाँ, Assembly is the gathering of people's representatives. गैदरिंग ऑफ पीपल, People's representatives. हाँ हो गया। Now, we will come to the theory part. तो लेजिस्लेचर, मैं आपको लेजिस्लेचर का महत्व समझाना चाह रहा था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज। यू बाय लॉ व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू विथ लॉज? लॉ के आधार पर You control the lives of people. कानून से क्या होता है, लोगों का जीवन का आप कंट्रोल करते हैं। यू कंट्रोल देयर लाइफ, यू कंट्रोल हाउ दे लिव, कंट्रोल द लाइव्स ऑफ पीपल। राइट्स ऑफ पीपल। ओके भाई, देखिए आज आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपको कानून फॉलो करना पड़ता है। आपको गाड़ी के सड़क पर कहाँ चलना है, कैसे चलना है, किस तरह किसी से बोलना है, किस तरह किसी से व्यवहार करना है, सड़क पर गाड़ी कैसे चलाना है, कहीं भी जा रहे हैं आप कैसे काम करना है, एवरीथिंग। आप कहीं वर्क प्लेस पर हैं, अपने कंपनी अपने ऑफिस में, आपको वहाँ कैसे किससे बिहेव करना है, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय लॉज। अभी हम आ रहे थे ना, तो यही जो कि 7 नंबर पिलर से अपने केंद्रीय विद्यालय से पूरा कर रहे थे। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय है, यहाँ से टर्निंग समझ गए, बोलिए। हाँ, तो यहाँ तक, यहाँ पर हम आए ना, तो यहाँ येलो हो गया था यहाँ पर लाइट, तब हम आगे बढ़ चुके थे। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर यहाँ तक आ गया ना, यहाँ से ये देखिए, तो यहाँ तक आ गया ना, तो येलो आगे बढ़े तो येलो हो चुका था, फिर आगे बढ़े तो रेड हो गया था, तो उसको फाइन नहीं ना होगा। नहीं, आप येलो में मूव कर चुके थे तो वो फाइन नहीं होगा आपको। नहीं, हल्का आगे बढ़ चुके नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो उस सब में भी फाइन नहीं होता है। फाइन अभी सिर्फ आपका होता है इस पे होता है, रेड लाइट पे फाइन नहीं है अभी कैमरा में। अभी रेड लाइट पे फाइन नहीं है, अभी वो इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं किया है, एक आध जगह खाली डाक बंगला वगैरह पे है। हाँ, वहाँ पर तो बहुत लगातार दोनों है, टावर मंडल के पास है एक डाक बंगला। नहीं तो इधर बाकी सब जगह वही है, खाली आपका जो है हेलमेट पर है, ठीक है। तो एनीवे, नाउ you have already studied the importance of elections and the method of election adopted in India. हमने इलेक्शंस को पढ़ चुका है, कैसे मेथड इलेक्शन का होता है, क्या अडॉप्ट किया हमने, वो सभी पढ़ चुके हैं। लेजिस्लेचर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ये भी आप जानते हैं, समझते हैं कि लेजिस्लेचर, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, अभी मैंने आपको समझा दिया सब लेजिस्लेचर का क्या वर्क होता है। दे कंट्रोल द लाइफ्स ऑफ द पीपल, दे फॉर्म लॉज which are used to control the life and behavior of the people. So those members who make laws, they are elected by the people and work on their behalf, on the authority of the people, जो कि
पीपल के द्वारा इनडायरेक्टली उनको संविधान के द्वारा दिया जाता है अथॉरिटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का भाई क्या है सोर्स ऑफ, हम लोग मानते हैं इसलिए ना, कल को लोग मानना बंद कर दे क्या ये सब संविधान वाहियात हम लोग नहीं मानते तो क्या होगा, संविधान का वैल्यू खत्म हो जाएगा। when the people themselves, तो इसलिए क्या है पहले आपका इसमें कैसे स्टार्टिंग है इसका प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India, कॉन्स्टिट्यूशन तो डिराइव we, पावर फ्रॉम पीपल। हाँ, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसीलिए जो मेंबर्स होते हैं जो लॉ बनाने के लिए चुने जाते हैं लेजिस्लेचर में, वो किसके अथॉरिटी पर काम करते हैं, बिकॉज दे हैव बीन चोजन बाय द पीपल, सो दे आर गिवन द अथॉरिटी बाय द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव द पावर, कैसे लिखेंगे, derives the power from people of India, derives the power from India, from people of India। yes, so In this chapter you would study, देखिए, in this chapter you would study how elected legislatures function and help in maintaining democratic government। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स होते हैं, यानी लेजिस्लेचर इलेक्ट हो चुका है, उसके आगे की बात हम पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो इलेक्शन तो हो गया है मेंबर्स का, अब वो लेजिस्लेचर कैसे काम करते हैं, हाउ डू दे फंक्शन, हाउ डू द लेजिस्लेचर्स फंक्शन एंड हेल्प इन मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं लेजिस्लेचर्स, उसके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। You will also learn about the composition and functioning of the parliament and state legislatures in India and their importance in democratic government। तो यहाँ हम ये भी जानेंगे कि हमारे जो यूनियन लेवल पर पार्लियामेंट है और स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेचर्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, उनका फंक्शनिंग का तरीका क्या है, किस तरह वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाने में हेल्प करते हैं। Understood? After reading this chapter you would know the importance of the legislature, मैंने आपको समझाया कुछ, the functions and powers of parliament of India, पार्लियामेंट के क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, द लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून बनाने का तरीका क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर, प्रक्रिया क्या है, हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, और ये पार्लियामेंट सरकार को कैसे कंट्रोल करती है, एग्जीक्यूटिव मीन्स गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है या लेजिस्लेचर कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है स्टेट लेवल पर, एंड हाउ द पार्लियामेंट रेगुलेट्स इटसेल्फ, और पार्लियामेंट अपने आप को कैसे रेगुलेट करती है। भाई पार्लियामेंट के लोग भी तो बोर्ड आ सकते हैं, हाँ, तो वो अपने आप को कैसे रेगुलेट करते हैं, अपने आप को कैसे तरीके में रखते हैं। हाँ, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स में, एग्जीक्यूटिव में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट, सब चीज आ गया ना, ब्यूरोक्रेट्स भी है डेफिनेटली, वो तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, दोनों आएगा, सब आएगा। यस, गवर्नमेंट हम कहेंगे तो वहाँ मंत्री भी आता है, सचिव सब आते हैं ना, गवर्नमेंट में मंत्री से लेके चपरासी सब है, तो सरकारी नौकरी जिसका चपरासी का भी है वो भी गवर्नमेंट का पार्ट है, ऑफ कोर्स। So these things we would read in this chapter. Now the first topic is why do we need a parliament? पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है? तो हम कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ यहाँ रिवाइज कर लेंगे। देखिए, लेजिस्लेचर इज नॉट मेयरली अ लॉ मेकिंग बॉडी।
अब यहाँ पर समझना है कि जो लेजिस्लेचर है वो सिर्फ उसका काम कानून बनाना ही नहीं है। नाम मात्र होगा का ना। है, हाँ, मेयरली का मतलब जस्ट, मतलब केवल, नाम मात्र नहीं, केवल। केवल उसका काम कानून बनाना ही नहीं है कि मैंने कानून बनाया बस काम उसका खत्म। नो, लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। देखिए देखिए, ध्यान दीजिए, लॉ मेकिंग तो केवल उसका एक फंक्शन है लेजिस्लेचर का। इट इज द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। ये इस देश में या किसी भी देश में जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, यानी कि डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल जो भी प्रक्रिया होती है पॉलिटिक्स से जुड़ी, उन सब का सेंटर, केंद्र होता है उसका लेजिस्लेचर। यानी पूरी पॉलिटिक्स का केंद्र होता है लेजिस्लेचर। इट इज पैक्ड विथ एक्शन। यहाँ बहुत एक्शन होता है, कामकाज होता है, माने कार्यवाही होता है। एक्शन मतलब कार्रवाई। हाँ, क्या क्या कार्यवाही होता है? वॉकआउट्स, है ना, कूच कर जाना, मतलब कि बाहर निकल जाना। वॉकआउट मतलब हाँ बाहर। हाँ, बाहर निकल जाना कि हम इस सभा में अब पार्ट नहीं लेंगे, हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड वॉकआउट। प्रोटेस्ट, विरोध, धरना प्रदर्शन। डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन। यूनैनिमिटी, एक मत होना, सब एकजुटता दिखाना। कंसर्न, चिंता। एंड कोऑपरेशन, और सहयोग। तो इतने तरह के एक्शन भरे होते हैं वहाँ लेजिस्लेचर में। यूनैनिमिटी, एक मत होना, एकजुटता, सब लोग एक मत से कोई चीज तय करते हैं। एक मत हो गया यहाँ पे। एक मत, मतलब एकजुटता। हाँ, विथ वन ओपिनियन, सबका एक ही ओपिनियन है कि हाँ। हाँ। Okay, all these serve very vital purposes. ये जो सारे काम हैं, यानी वॉकआउट, बहिष्कार करके बाहर निकल जाना, प्रोटेस्ट, विरोध करना, धरना देना, डेमोन्स्ट्रेशन, धरना प्रदर्शन, ये भी, यूनैनिमिटी, एकजुटता, कंसर्न, चिंता, कोऑपरेशन, सहयोग, ये सब। चिंता भी। हाँ, कंसर्न, भाई कहीं कुछ होता है तो वहाँ सवाल उठाया जाता है, नारेबाजी किया जाता है, देखे नहीं है? कहीं कोई पुलिस ने कहीं अत्याचार कर दिया, वहाँ जो है हल्ला हंगामा हो जाता है कि भाई पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है। हाँ, या कहीं कोई कर रहा है, कोई भी कहीं बात कह दिया, कोई बयान दे दिया, उसको लेके सवाल जवाब होता है कि अरे भाई ऐसा बयान कैसे दे दिया। अभी हुआ है ना कौन कामरा का कि इसके सिंधे प्रति कॉमेडी कितनी किया था। ओके, तो ऑल दीज सर्व वेरी वाइटल पर्पजेस। तो इन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण एक इसका लक्ष्य होता है। इंडीड, a genuine democracy is inconceivable without a representative, efficient and effective legislature. कहा जा रहा है कि एक सच्चे लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है अगर एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो लोगों के जिसमें प्रतिनिधि हो, इफिशिएंट, जो कुशलता से काम करने वाली हो, और इफेक्टिव, जो प्रभावी लेजिस्लेचर के बिना। तो प्रभावी, हिंदी में इसको विधायिका कहते हैं लेजिस्लेचर। तो एक इफेक्टिव, इफिशिएंट और रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर के बिना एक सच्चे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाई जनता पर अत्याचार हो और उसको कोई पूछने वाला ना हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनता की सरकार है, एक डेमोक्रेसी है? कोई गलत एक्शन ले रहा है, कहीं पुलिस कोई पीट रहा है लोगों को, और उसको कोई चिंता जताने वाला, कोई उसको सवाल करने वाला नहीं हो,
तो कैसी जनता की सरकार? लोगों का अधिकार उनको नहीं मिल रहा हो, लोगों का शोषण किया जा रहा हो, उसको कोई बोलने वाला नहीं हो, पूछने वाला नहीं हो, तो कैसी जनता की सरकार? तो यानी जनता की सरकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती अगर एक रिप्रेजेंटेटिव यानी लोगों की बात को रखने वाला, इफिशियंट, कुशलता से और इफेक्टिव, प्रभावी ढंग से, जिसका उन्हें काम करने का प्रभाव भी हो। अब ये नहीं कि जा रहे हैं जनता दरबार लगा रहे हैं और जा रहे हैं हम अपना शिकायत रख रहे हैं और उस शिकायत का कोई निपटारा ही नहीं हो रहा था, हम कहेंगे ठगने के लिए ना जनता दरबार लगा रहे हैं लोग। तो मतलब इफेक्टिव भी होना चाहिए कि गए तो उसका सोल्यूशन भी, यानी जो बात रखे तो उसका प्रभाव बहुत कुछ उसमें एक्शन लिया जाता है, ऐसा नहीं जनता दरबार में ठगाता नहीं, एक्शन होता है। द लेजिस्लेचर ऑल्सो helps people in holding the representatives accountable। लेकिन देखिए अब आप जो उसमें बोले उसमें ये भी होता है, बहुत जो लोग भी जो है अपना जो वहाँ ले जाने लायक मसला नहीं है, अब आपसी परिवार का मसला है वो आप ले जाएगा तो उसमें क्या करेगा मुख्यमंत्री या सरकार? आपके मान लीजिए आपका कोई भाई अपना दबाए हुए है, आपका भाइयों से मनमुटाव, पारिवारिक विवाद चल रहा है, पुलिस उसमें क्या करेगी? या कोई समझ रहे हैं बात? जो पारिवारिक मसला है अब उसमें आप लेके जा रहे हैं, मान लीजिए जमीन लोग लिया, हाँ, उस केस में तो जा ही सकते हैं, हाँ डेफिनेटली जा सकते हैं, जहाँ कानून का कुछ ये है वहाँ तो डेफिनेटली आ जा सकते हैं। लेकिन बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझते, उनको लगता है कि भाई अपना जो भी प्रॉब्लम लेके चले जाएंगे वहाँ हल हो जाएगा। तो आपका पारिवारिक निपटारा थोड़े कर देंगे सरकार या मुख्यमंत्री? जनता दरबार में जाने के लिए मतलब पहले बहुत दिन से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हाँ, लाइन लगना पड़ता है कि केवल अपॉइंटमेंट पे ही होगा। नहीं वो तो उसका प्रक्रिया है, चाहे आप वो इन पर्सन जाके लीजिए किसी से या ऑनलाइन लीजिए, जैसे भी है उसका एक अपना करना पड़ता है कि इस दिन हम भेंट करने के लिए लाइन में है, अपना वो जैसा होता है वो देखते हैं। सो देखिए, द लेजिस्लेचर ऑल्सो हेल्प्स पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। जो लेजिस्लेचर है वो लोगों की इसमें मदद करता है कि जिनको उन्होंने चुन के भेजा है उनको जवाबदेह बनाए रहे, ये नहीं कि चुन के भेज दिया आप अपना मनमर्जी किए जा रहे हैं। तो लेजिस्लेचर उनको जवाबदेह बनाते हैं। लेजिस्लेचर के माध्यम से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे सरकार को ही हमने वोट दिया, सरकार बन गया, अब सरकार मनमाने कर रहा है तो वहाँ सवाल उठाते हैं लोग कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताइए, जनता को जवाब चाहिए, तो उनको वहाँ जवाब देना पड़ता है। तो इस तरह से जो लेजिस्लेचर है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल होल्ड करने में लोगों की मदद करता है। दिस इज इंडीड द वेरी बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और यही एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का नींव है, फाउंडेशन है, कि भाई जिसको हमने चुन के भेजा है वो हमारे प्रति जवाबदेह भी रहे। फिल्मों में क्या दिखाया जाता है, वोट दे दिया अब अपना वो मनमौजी अत्याचार कर रहा है, वो नेता हो जाता है, मंत्री हो जाता है, लोग जाते हैं तो उसको ठुकरा देता है कि अरे जाओ, जब वोट तुम्हारे पास आए थे मांगने, पैर पढ़ लिया ना, बहुत कर दिया इतना, अब वोट दे दिए, खुश रहो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, तो लेजिस्लेचर्स के माध्यम से उनको हम उनको जवाबदेह बनाए रखते हैं, भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको वोट दे दिया, आप मेंबर हो गए, इसका मतलब थोड़े कुछ के कुछ करते रहिए। तो ये इसलिए हम लेजिस्लेचर की ज़रूरत होती है। येट इन मोस्ट डेमोक्रेसीज लेजिस्लेचर्स आर लूजिंग सेंट्रल प्लेस टू द एग्जीक्यूटिव, लेकिन जैसा ज़्यादातर देशों में, ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हो रहा है कि लेजिस्लेचर का इम्पोर्टेंस कम होता जा रहा है और सरकार का इम्पोर्टेंस, वहाँ के सरकार ही ज़्यादा लोग सरकार को, अब देखिए एमएलए को कोई, सब एमएलए चाहता है कि मंत्री बन जाए, जब तक एमएलए है कोई कुछ नहीं है ना। आजकल अब एक मंत्री होगा, एमएलए होगा, कोई एमएलए को पूछने भी जाएगा वहाँ मंत्री के सामने? नहीं। तो हर देश में देखा जा रहा है कि सरकार का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, जबकि विधायिका का जो है वो इम्पोर्टेंस घटता जा रहा है। इन इंडिया टू द कैबिनेट इनिशिएट्स पॉलिसीज, सेट्स द एजेंडा फॉर गवर्नेंस एंड कैरीज देम थ्रू। इंडिया में भी क्या होता है, जो कैबिनेट होती है सरकार की, वही जो है शुरुआत करती है फैसलों की। कोई कानून बनाना है तो कैबिनेट अपना उस पर अप्रूवल देता है कि हाँ भाई ये बिल पास किया जाए, इसको लाया जाए असेंबली में, या ये इस तरह से सरकार की नीति हो, या सरकार का कामकाज इस तरह होना चाहिए, वो कैबिनेट। तो आजकल हर चीज़ कैबिनेट पर फोकस हो गई। दिस हैज़ लेड सम क्रिटिक्स
to remark that the parliament has declined. तो कई विचारकों ने ऐसा भी कमेंट किया है कि आजकल पार्लियामेंट का पतन हो गया है। पार्लियामेंट जो है वो खाली नाम मात्र के लिए रह गई। अभी देखिए अभी अब अगर आप करंट सिनेरियो में ही देखें तो पार्लियामेंट का क्या महत्व रह गया है? कोई महत्व रह गया है? कोई महत्व नहीं रह गया। पार्लियामेंट का खाली क्या है, जब सत्र होगा बिल पास करा लिए जाते हैं। सत्र सेशन से लोग क्या समझते हैं? खाली कि हल्ला हंगामा होगा, विपक्ष अपना पॉलिटिक्स करेगी उसका, और वो अपना वो करेगी, और वो अपना धड़ाधड़ बिल पास करा लेंगे जैसे कराना, क्योंकि स्पीकर तो अपना ही। इससे ज्यादा कुछ रह गया है आज? बस सरकार सरकार, पार्लियामेंट का कोई मतलब ही नहीं रह गया आजकल। तो मतलब समझिए कि ये बिल्कुल कहे जा रहे बात सही है, एकदम आज खत्म हो गया पार्लियामेंट का, कोई महत्व ही नहीं रह गया। एक बात कैसे लिख दिया है किताब में? ये लिखा है क्योंकि ये तो लिखा है आज से 20 साल पहले, लेकिन आज और बुरी स्थिति हो गई है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आज तो मतलब कांग्रेस के समय में भी ऐसा था, ठीक है, लेकिन आज उससे भी ज्यादा डूब गया है। ठीक है, बट इवन वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट्स मस्ट रिटेन मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। लेकिन कितना ही मजबूत सरकार हो, उसको भी लेजिस्लेचर में अपना मेजॉरिटी बरकरार रखना पड़ता है। मेजॉरिटी गई कि सरकार गया, है ना? मेजॉरिटी गई, सरकार गई। अ स्ट्रॉन्ग लीडर हैज टू फेस द पार्लियामेंट एंड आंसर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, मैंने जो बात कही कि आज लेजिस्लेचर का रोल खत्म हो गया है, पार्लियामेंट का रोल खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि आज लोग मोदी का जो है वो ड्रग्स पी लिए हैं, भांग खा लिए। मोदी जो कह रहा है ठीक है, मोदी जो कर रहा है वो ठीक है। तो जब आप इस तरह का भांग खा लीजिएगा कि आपको अब सोचने समझने की बुद्धि ही नहीं रही, तर्क वितर्क करने की, सही गलत सोचने की बुद्धि नहीं रही, जब मोदी ही पैमाना हो गया कि भाई मोदी मने ठीक, तो फिर बाकी सब का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर कौन सी पार्लियामेंट, कौन सा पॉलिटिक्स है? ये सारी बातें बेमानी हो जाती है। जब आपको एक व्यक्ति में अंधभक्ति हो जाती है, ब्लाइंड फेथ हो जाता है। आज क्या है, वही ना चल रहा है। मोदी के नाम पे सारे वोट मिल रहे हैं, सारी चीजें मोदी के नाम पर हो रही है, तो फिर किस बात का पार्लियामेंट है? योगी है, मोदी है, ये है, वो है, तो फिर ये सब बेकार है। बाकी सब चीज फिर तो इन सब का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है ना? ये कारण है कि वी हैव हैड ब्लाइंड फेथ, वो नहीं होना चाहिए। दैट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। हेयरइन लाइज द डेमोक्रेटिक पोटेंशियल ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ कह रहा है कि पार्लियामेंट का जो पोटेंशियल है वो इसी डेमोक्रेसी में होता है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ डिबेट। पार्लियामेंट क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक और खुला मंच होता है, कि वहाँ खुल के बातें जनता की रखी जा सकती है, उस पर बहस की जा सकती है, मुद्दों पर चर्चा किया जा सकता है। लेकिन कहाँ से चर्चा कीजिएगा भाई साहब? स्पीकर जो है वो तो भी भांग खाए हुए पार्टी का। आप चर्चा करने के लिए बात उठाते हो, कह देते हैं नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं हो। तो पार्लियामेंट कहाँ से रह जाएगा? आज से पार्लियामेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। इस पे भी संशोधन होना चाहिए स्पीकर पे। अब ये तो लोग ऐसे वोट करने में तो सोचते नहीं, संशोधन करने के लिए कौन नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता तो लोग भांग ही नहीं खाते। On account of its composition, it is the most representative of all organs of government. तो अपने जिस तरह का इसका कॉम्पोजिशन होता है, क्योंकि देखिए हर जगह से लोग चुन के आते हैं। पार्लियामेंट का चुनाव पूरे देश में होता है, हर जगह के यहाँ मेंबर्स होते हैं,
हर तरह के मेंबर्स होते हैं, यानी कि हर धर्म के हैं, हर जाति के हैं, हर ट्राइब्स के हैं, हर एरिया के हैं, हर वर्ग के हैं, चाहे वो अमीर वर्ग से हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हर तरह के लोग आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में वो कौन है? लेजिस्लेचर, जो सच्चे तौर पे जनता का प्रतिनिधि है, जिसमें लोगों के हर वर्ग के, लेडीज भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं, और भी लोग आते हैं, ठीक है ना, हर फील्ड से आते हैं, हर तरह के, किसानों के भी हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट के भी हैं, सब तरह के लोग आते हैं। इट इज अबव ऑल वेस्टेड विथ द पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। सबसे बड़ी शक्ति क्या है इसके पास? कि ये सरकार चुन सकती है और सरकार को डिसमिस भी कर सकती है, बेदखल भी कर सकती है। पार्लियामेंट को ना पावर है, हाँ वो बिल ले आएगी कि भाई नो कॉन्फिडेंस, हमको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। अब वोटिंग अगर आधा से नहीं हुआ तो नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा। तो सर आखिरकार आप देखिए कि सरकार किस पर डिपेंडेंट होती है? मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। अगर मेजॉरिटी नहीं रहा तो गिर जाएगा। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि किसको चूज करे, किसको सरकार बनाए और किसकी सरकार गिरा दे, ये भी शक्ति पार्लियामेंट में है। इसलिए मोदी जी आए थे, पहला दिन तो सिर मत्था टेके थे पार्लियामेंट को कि भाई सबसे बड़ा शक्ति इसी में है अब हमारे लिए। ना देखिए, अब यहाँ एक आपको उदाहरण दिया है पार्लियामेंट का काम करने का, और इसको देखिए आप समझने की कोशिश करेंगे। कंसिडर दीज न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड देन थिंक, और उसको सोचिए, इसको पढ़ के रिपोर्ट्स को, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो लेजिस्लेचर्स। क्या होता अगर कोई लेजिस्लेचर नहीं होता? ठीक है, आफ्टर रीडिंग ईच न्यूज रिपोर्ट स्टेट हाउ द लेजिस्लेचर सक्सीडेड और फेल्ड इन मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। और हर न्यूज रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप ये इसमें लिखेंगे, बताएंगे कि किस तरह लेजिस्लेचर सफल रहा या असफल रहा, नाकाम रहा सरकार को कंट्रोल करने में। पहली रिपोर्ट है 28 फरवरी 2002 की, ध्यान दीजिए। ये बजट का समय है, ठीक है ना, बजट में तो समझ सकते हैं। द यूनियन फिनेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह उस समय हुआ करते थे, बीजेपी की बात है ये, देखिए संजोग से ये भी उस समय वाजपेयी जी की सरकार की बात हो रही है, 2003 तक। द यूनियन फिनेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह announced in the union budget proposal of increase of ₹12 in the price of a 50 kg bag of यूरिया। यूरिया का 50 किलो का जो बैग होता है उसके दाम में 12 रुपए एक बैग बढ़ाने का उन्होंने प्रपोजल घोषणा किया। एंड स्मॉलर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ 2 अदर फर्टिलाइजर्स विच कंस्टिट्यूटेड अबाउट 5% राइज इन द प्राइसेस। और 2 और तरह के फर्टिलाइजर जो उतना ज़्यादा यूरिया की तरह नहीं इस्तेमाल होते हैं उनमें भी कुछ दाम बढ़ाने का घोषणा किया, जिससे लगभग 5% दाम बढ़ रहा था खादों का। खाद का दाम में 5% इंक्रीज हो रहा था। द करेंट यूरिया प्राइस ऑफ ₹4830 a ton कैरीज अ सब्सिडी ऑफ एज मच एज 80%। जो यूरिया का एक टन का अगर कीमत है लगभग 4830 रुपये उस समय था, जिसमें कि 80% सरकार सब्सिडी देती थी। उसमें इन्होंने 50 किलो के एक बैग में 12 रुपया की कीमत बढ़ाने की बात कही। यानी कि देखिए समझिए क्या हुआ, 50 केजी यानी एक टन में ऐसा कितना बोरा होगा? 20, यानी 20 बोरा का दाम 12 रुपये बढ़ेगा तो कितना? 250 रुपये बढ़ जाएगा। एक टन में 250 रुपये बढ़ेगा ना। एक बैग 50 किलो पर 12 रुपया, तो एक टन पे कितना? इसका 20 गुना, यानी 240 रुपये। यानी एक तरह से 240 रुपये सब्सिडी घटा रही थी सरकार। 80% सब्सिडी दे रही है ना, तो दाम बढ़ाने का मतलब क्या है कि उतना सब्सिडी कम कर रही है।
तो 80% जो सब्सिडी दे रही थी उसमें 250 रुपया इन्होंने मात्र, यानी 4830 रुपये का जो ये था उसमें जो है आपका यानी 5000 लगभग कर दिया होगा। ठीक है ना। तो ये घोषणा हुआ था बजट में 28 फरवरी को। फिर देखिए 11 मार्च का रिपोर्ट क्या है। द फिनेंस मिनिस्टर हैड टू रोल बैक द इंक्रीज इन फर्टिलाइजर प्राइसेस अंडर इंटेंस ऑपोजिशन प्रेशर। तो विरोध किया अपोजिशन ने, तो उसके कारण उनको जो ये बढ़ाने का प्रपोजल दिए थे उसको वापस लेना पड़ गया, दाम नहीं बढ़े। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ फिनेंस मिनिस्टर ने घोषणा किया कि दाम बढ़ाए जाएंगे, विरोध किया जब ऑपोजिशन ने, तो उसको वापस उनको लेना पड़ गया। तो नेचुरल है कि यहाँ पर सफल रही पार्लियामेंट कंट्रोल करने में गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि दाम बढ़ाए, कंट्रोल कर लिया, लेकिन पार्लियामेंट ने विरोध किया तो उसको वापस लेना पड़ा। दूसरा रिपोर्ट है देखिए, ऑन 4 जून 1998 द लोकसभा विटनेस्ड एक्रिमोनियस सीन्स ओवर द हाइक इन यूरिया एंड पेट्रोलियम प्राइसेस। अब ये 98 का बात है कि लोकसभा में खूब हल्ला हंगामा, झगड़ा फसाद के सीन हुआ। एक्रिमोनियस मतलब झगड़ा, नहीं एक्रिमोनियस का मतलब समझ लिया, एक्रिमोनियस सीन वहाँ लड़ाई झगड़ा थोड़े होता है। कहने का मतलब है कि एग्रेसिव हो गया। नहीं मैंने नोक झोंक जिसको कहते हैं, मतलब क्या होता है? मतलब बहस, खूब बिटर बिटर आर्ग्यूमेंट लिख लीजिए, एकदम बढ़िया है। बिटर आर्ग्यूमेंट, तीखी नोक झोंक जिसको कहते हैं, तीखी बहस। नोक झोंक कहते हैं इसको। यही नोक झोंक शुद्ध हिंदी में है। जिसको दम लोकल वर्ड में कहते हैं चिल्लम चिल्ली। खूब चिल्लम चिल्ली हुआ, इधर से भी चिल्लाया उधर से भी चिल्लाया लोग। देखिए क्या हुआ, सीन्स यूरिया और पेट्रोलियम के दाम बढ़ाए जाने को लेकर लोकसभा में खूब बहस हुई, तीखी नोकझोंक हुई। द एंटायर ऑपोजिशन स्टेज द वॉकड आउट। पूरा जो विपक्ष था वो बहिष्कार करके बाहर सदन से चला गया, मार्च कर गया। द इशू रॉक्ड द हाउस फॉर 2 days लीडिंग टू वॉकआउट बाय ऑपोजिशन। 2 दिन तक हंगामा होता रहा और जो है वो लोग दोनों दिन ऑपोजिशन वॉकआउट कर गया। The finance minister in his budget proposal had proposed a hike of, देखिए 50 पैसा पर किलोग्राम ऑफ यूरिया टू रिड्यूस सब्सिडी ऑन इट। 1 किलोग्राम पर 50 पैसा, यानी 1 टन पर कितना हो जाएगा, 50,000 पैसा, यानी 500 रुपया। 500 रुपया इन्होंने सब्सिडी घटाने की बात, अभी मैंने ऊपर बताया 250 रुपया हुआ था। यहाँ यशवंत सिन्हा जी ने 500 रुपया पर टन घटाने की सब्सिडी बात की थी, तो उस पर इतना हल्ला हंगामा हुआ पार्लियामेंट में। दिस फोर्स द फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा टू रोल बैक द हाइक इन यूरिया प्राइसेस। हाइक का मतलब होता है महंगाई, कीमत वृद्धि, बढ़ाना, दाम बढ़ाना। हाइक का मतलब दाम बढ़ाना, बढ़ोतरी, दाम किसी भी चीज में बढ़ोतरी हो सकती है। हाइक इन प्राइसेस यूज करते हैं जनरली। हाइक का मतलब उनका होता है इंक्रीज। ठीक है, जैसे यू शुड हाइक द वेजेस, आपको मजदूरी बढ़ाना चाहिए। हाइक मीन्स होता है ये दाम के सेंस में यूज होता है। हाँ, जनरली पैसों से जुड़ा हुआ यूज होता है। तो देखिए कि 98 में भी यही हुआ।
सब्सिडी कम करने की बात हुई तो हल्ला हंगामा। आज कितना बढ़ गया जो कोई अंदाजा ही नहीं। जैसे 1,000 रुपया ले रहा है, इसमें से ये सही में डाल रहा है गरीब लोग के अकाउंट में गैस सिलेंडर का, उसमें भी घपला मार दे रहा है। सब्सिडी तो मिलता ही ना है 1,000 रुपये का जो आप पे करते हैं उस पर आपके अकाउंट में वापस आता है पैसा 400 रुपये के आसपास। 400 आता है हाँ तो बाकी 200 रुपये कहाँ गया? कांग्रेस के समय में तो 400 रुपया था, 410 की सब वही था 2014 तक। हाँ तो दाम तो बढ़ा ना, फिर 600 ले रहा है। हाँ तो दाम बढ़ा, बहुत बढ़ गया। वही ना कह रहे हैं हम भी तो वही कह रहे हैं कि दाम बहुत बढ़ गया। आप देखिए कहाँ लांगा हो रहा है। हवा हवा वही तो मैं ही कह रहा हूँ आपसे ना कि आज देखिए उस समय 2 रुपये 5 रुपये बढ़ता था तो कितना हल्ला हंगामा होता था। आज कितना 400 से बढ़ के ये दिमाग 1,000 आ गया। दिमाग लगा रहा है कि दाम कैसे बढ़ा है। ठीक है, यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ ना। ये 200 रुपया 400 रुपया क्यों आता है हम लोग के अकाउंट में? ऐसा क्यों कर रहा है? दिखाने घुमा के फिरा लिए घुमा फिरा के मतलब क्या एक अब उसको क्या बताएं, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है उसमें। देखिए कांग्रेस के समय में डायरेक्ट 400 रुपया दाम था, 410 था कि कुछ वही था जो भी हो, तो डायरेक्ट दिए गैस ले लिए। यहाँ पे 1,000 रुपया देते हैं तो 600 के करीब में वो काटता है, तो 200 रुपया तो इसे बढ़ाइए दिया है, 180 190 के करीब में बढ़ाया। 400 रुपया ये बात को समझ में नहीं है, अकाउंट में कहाँ डाल रहा है? उसको समझना पड़ेगा। मैं भी उस पर ध्यान नहीं दिया, देखो कुछ होगा, कुछ होगा जरूर, कुछ ना कुछ करेगा, बहुत कुछ होगा। तो ये कहता है कि गरीब के अकाउंट में गरीब को मिलेगा ये 200 रुपया, उसमें जा रहा है क्या? सब गरीब सबको फ्री में गैस वैस दिया है ना, यही सब पैसा सब दिया है क्या? हो सकता है। इस पे सर्च कीजिएगा। ठीक है, ये 98 का न्यूज़ है। उसके बाद देखिए 83 का न्यूज़ है। 22 फरवरी 1983, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इन अ रेयर मूव द लोक सभा टुडे unanimously decided to suspend official business and give precedence to debate on Assam। एक बहुत रेयर, जो बहुत कम देखा गया है कि लोकसभा ने यूनानिमसली, सबने एकमत होकर तय किया कि हम सारा काम छोड़ के अभी असम के मुद्दे पे बहस करें। हाँ, तो वही यूनानिमसली होता है, उसका मतलब ये हुआ, एडवर्ब हो गया ये। यूनानिमिटी हो गया नाउन, यूनानिमस हो गया एडजेक्टिव, और यूनानिमसली हो गया एडवर्ब। ये एडवर्ब हो गया। एलवाई जब लग जाता है ना तो एडवर्ब हो जाता है। जैसे आई एम वॉकिंग स्लोली, स्लोली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वॉकिंग को। एलवाई एडवर्ब समझ गए? वर्ब को डिस्क्राइब करता है कि हाउ द वर्ब इज गोइंग ऑन। आई एम रीडिंग स्लोली, तो रीडिंग, तो वहां पर एडवर्ब, आप एडवर्ब जानते हैं, जैसे एडजेक्टिव नाउन को करता है वैसे एडवर्ब वर्ब को करता है। बचपन में खूब ये बनाते थे, ट्रांसलेशन बनाते थे, लेकिन उतना हम लोग को समझ नहीं था ग्रामर का उतना वैल्यू नहीं दिया गया हमारे समय में। वही कह रहे ना, हमारे यहाँ जो शिक्षा का है कि खाली रटाना, ऐसे बता दिया, उसका समझाया नहीं कि क्या हो रहा है। तो एग्जाम में पास तो कर हाँ, जाता सब कोई। नाउन से वर्ब बनाना है ऐसे कर दो, नाउन से एडजेक्टिव बनाना है ये कर दो, ये कर, वो खाली वो रटा देते थे, बट उसका सिग्निफिकेंस नहीं आदमी समझता था। anyway, मेरे साथ यही क्या हुआ, हमने भी किया थोड़ा, लेकिन मैंने जो ग्रामर सीखा वो पढ़ के सीखा। मैंने किताबें पढ़, इतना मैंने किताबें पढ़ी कि मैं पढ़ते पढ़ते सीख गया कहाँ कैसे। मैं कानून नहीं जानता हूँ ग्रामर का, लॉ नहीं जानता हूँ कि ग्रामर में कैसे कैसे है, समझ गए? लेकिन मैंने इतना पढ़ लिया था किताबें कि मैं टीचर्स को भी मैंने कह देता था कि सर ये ऐसे होगा। नेस्फील्ड का अच्छा आता है अभी आज के डेट में। नेस्फील्ड का भी आता था पहले, अच्छा होता था। नेस्फील्ड तो है भी अच्छा, तो साउथ में नेस्फील्ड ही पड़ता है। हाँ। तो हम लोग ने बाय रीडिंग ज़्यादा सीखा एक्चुअल की, जहाँ कैसे यूज़ हो रहा है किताबों में।
तो प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या अध्यक्षता करना? नहीं वो अलग चीज, वो प्रेसाइडिंग होता है। प्रीसीडेंस का मतलब होता है प्रीसीडेंस। प्री मतलब पहले, हाँ प्रीसीडेंस का मतलब कि पहले ये करे तब उसके बाद वो करे। प्राथमिकता इसको कहते हैं हिंदी में। प्राथमिकता हाँ, प्रायोरिटी। अच्छा अच्छा हाँ। कि हम बाकी काम बाद में करेंगे, पहले हम असम के मामले पर बहस करेंगे। प्रेसिडेंस मीन्स होता है प्रायोरिटी। इसको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है, ये तय करता है। पढ़े हैं ना कि सबसे पहले प्रेसिडेंट, प्रोटोकॉल जो होता है कि सबसे पहले ऊपर है प्रेसिडेंट, तो उसको भी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कहा जाता है। प्रायोरिटी, हायरार्की ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो पहली बार ऐसा मतलब बहुत समय बाद ऐसा देखा गया कि सब लोग एकमत हुए किसी मामले पर। जनरली एकमत हो नहीं पाता है, सदन जो है, हाउस जो है, एक मत से सब लोगों ने कहा कि हम लोग असम के मुद्दे पर पहले बहस करें। देखिए, होम मिनिस्टर पीसी सेठी, उस समय पीसी सेठी कोई होम मिनिस्टर थे, मेड अ स्टेटमेंट, आई सीक द कोऑपरेशन ऑफ ऑल मेंबर्स whatever their views and policies in promoting harmony among different communities and groups living in Assam. What is needed now is not acrimony but a healing touch. हमको लगता है असम में उस समय कुछ दंगा हुआ होगा, तो उस हीलिंग मतलब घाव भरना, हाँ, मतलब उसका इलाज करने वाला, उसको राहत पहुंचाने वाला, राहत। तो पीसी सेठी बोले कि मैं सब लोगों का कोऑपरेशन चाहता हूं, चाहे उनके सोच मत कुछ भी हो, कि हम लोग असम में रहने वाले जो अलग अलग जो समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनको हम अपने जीवन में फिर से शांति लाने में, उनको जो उनकी समस्याओं को सुलझाने में ध्यान दें। और इसीलिए आज यहाँ इस हाउस में एक्रीमन यानी कि बहस की ज़रूरत नहीं है, नोकझोंक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक हीलिंग टच, कि हम ऐसा एक राहत का उपाय कर सके असम के लोगों के लिए, ऐसी सोच की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दिखाना चाह रहा है कि यूनैनिमिटी, अभी बोला ना कि लेजिस्लेचर में यूनैनिमिटी भी होनी चाहिए, होती है। तो जैसे कि ये यूनैनिमिटी यहाँ हुआ, सब लोगों ने तय किया कि नहीं, हम लोग को आज अपना पॉलिटिक्स छोड़ के असम में जो कुछ हुआ होगा उस समय घटना, हम अब नहीं, हमको ध्यान है स्टेट पे, तो उसमें जो है, और यही है, दंगा फसाद ही हुआ होगा जैसे समझ में आ रहा है, मारकाट हुआ होगा अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स में, तो उसको लेके वहाँ लोगों को हमें अभी राहत पहुँचाने की ज़रूरत है। ये एक्रीमनी है ना, हाँ, यूनैनिमिटी हो गया, यहाँ देख लिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। एक्रीमनी मतलब वही ना, एक्रीमनी मतलब होता है, ऐसे तो होता है मतलब दुश्मनी, दुश्मनी का भाव जो होता है, एक्रीमनी उसको कहते हैं। कड़वाहट, द्वेष, द्वेष का भाव, हाँ, द्वेष, कड़वाहट। द्वेष मतलब एक दूसरे से जलन होना, नफरत करना, चिढ़ना, चिढ़। द्वेष, एक दूसरे से चिढ़, होता है ना कि जैसे अब आपस में कुछ खुन्नस, जिसको हम खुन्नस कहते हैं। Now, Congress members voiced protest against atrocities on Harijans in आंध्र प्रदेश। ये 3 मार्च 85 का न्यूज़ है कि आंध्र प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचार हुआ, तो कांग्रेस के जो मेंबर्स थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने वॉइस प्रोटेस्ट, अपना विरोध जताया कि हरिजन लोगों पर अत्याचार क्यों किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ देखिए आपको प्रोटेस्ट दिखाया, एक्टिविटी ऑफ लेजिस्लेचर। तो हमने यहाँ क्या क्या देखा, देखिए पहला जो हमने रिपोर्ट देखा, जहाँ की आपको जो है वहाँ सरकार ने घोषणा की बजट, उसको लेके इंटेंस ऑपोजिशन प्रेशर, यहाँ पर उन्होंने
अपोज किया, विरोध किया मामले का। फिर दूसरा आया जहां वॉकआउट आपने देखा, हाँ, तीसरा आपने यूनैनिमिटी देखा, और चौथा आपने प्रोटेस्ट देखा। हम्म, तो ये दिखा रहा है अलग अलग रिपोर्ट जो है न्यूज़पेपर्स का कि किस तरह से लेजिस्लेचर काम करती है, सरकार को कंट्रोल करती है, सरकार के फैसलों को, सरकार के कोई कदम है, कार्यवाही है, उसको किस तरह कंट्रोल करती है। नाउ अब यहाँ आ गया जो मैंने आपको उतना शुरू में समझाया कि वाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आखिर हमें पार्लियामेंट में 2 हाउसेज की क्यों जरूरत है। तो मैंने आपको समझाया कि एक तरफ जहां लोगों के नुमाइंदे होते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा भी हाउस की हमें जरूरत है जो विद्वानों से भरी हुई हो, जो जानकार हो, जो यार हमें उसका कोई वैल्यू अब कहाँ है? नहीं है, वो अलग बात है, वो तो आज के हालात ऐसे हैं, लेकिन पिछले सरकार में इसका भी मनी बहुत बिल का इम्पोर्टेंस सेंस देखिए ना, मनी बिल का 14 ही दिन तक ही रख सकते हैं, बताइए, हाँ। तो कोई मतलब नहीं है। अब वो हमारे पॉलिटिकल साइंस का वो स्कोप है उस पर कि भाई क्या है, क्यों है, नहीं है। हमें जितना अपना अभी यहाँ की जानकारी रखनी उसी हिसाब से हम लोग करेंगे, है ना। ज़्यादा बहस में क्यों पड़े, वैसे तो विद्वान थोड़े बनना है। आइए, द टर्म पार्लियामेंट, देखिए, द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का क्या मतलब है, जो हमारे देश का लेजिस्लेचर है, जिसमें 2 हाउसेज हैं आज के डेट में, साथ में प्रेसिडेंट भी है, ठीक है ना, वो सबको हम पार्लियामेंट कहते हैं। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स इज डिस्क्राइब्ड एज द स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ हेलो, हाँ रख दीजिए नीचे। ओटीपी भेजिएगा, अभी आया नहीं है। हाँ हाँ देख लो। नहीं अभी तो नहीं है, एक मिनट, एसएमएस में आया, बता रहे हैं। हाँ लिखिए, 888536। ओके, सो द टर्म पार्लियामेंट जो है वो हमारे नेशनल यूनियन लेवल पर जो लेजिस्लेचर है उसको यूज करते हैं, स्टेट लेवल पर हम उसे स्टेट लेजिस्लेचर ही कहते हैं। द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज 2 हाउसेस। पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, 2 सदन हैं। व्हेन देयर आर 2 हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर इट इज कॉल्ड अ बाई कैमरल, ठीक है। तो कैमरा जो वर्ड है, कैमियर वर्ड मतलब होता है प्लेस ऑफ गैदरिंग, ठीक है, जहाँ जमा होने की जगह होती है उसको कैमरा इस तरह से कहते हैं। CAMERA, प्लेस ऑफ ठीक है। तो जमा बाई, हाँ, जहाँ लोग इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं, ठीक है। जालियांवाला बाग था, वो भी बाई कैमरा था, और ये कैमरा था। अरे तो वहाँ वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स थोड़े थे, वो तो आम आदमी थे ना।
यहाँ पे कैमरा मतलब गैदरिंग ऑफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स, गैदरिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, प्लेस ऑफ गैदरिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के से हम यहाँ देखिए आम आदमी का थोड़े बात कर रहे हैं, समझ गए? अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की बातें कर रहे हैं। हम जो भी वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी इन रिगार्ड टू पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अभी अब बाई कैमरल हम कह रहे हैं तो हम घर की बात थोड़े कर रहे हैं कि घर में 2 फ्लैट है तो उसको बाई कैमरल नहीं। एवरीथिंग दैट वी आर टॉकिंग इज अबाउट द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जहां 2 जगहों पर लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको हम कहते हैं बाई कैमरल, जहां एक ही जगह होती है तो उसको कहते हैं यूनिकैमरल। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ जो है कैमरा भी कर सकते हैं या फिर यूनिकैमरा भी कर सकते हैं। यूनिकैमरल, क्योंकि कैमरल से संख्या नहीं वो डिनोट होता है। ठीक है, संख्या तब ना आप बताएंगे एक। So place of अब gathering आप of कहेंगे कि कमरा दे दिया है, अब कमरा में कितना कमरा दे दिया है, नहीं समझे, एक कमरा 2 कमरा कहना पड़ेगा ना। तो संख्या बताना पड़ेगा। हाँ, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर जब 2 हाउसेज है तो उसको हम बाई मतलब होता है 2, द 2 हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। So it was place of gathering of representative of people। हाँ, वो रिप्रेजेंटेटिव्स किसके होंगे, पीपल्स के, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, द 2 हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा। ये आप जानते हैं जो 2 हाउसेज है उनको, एक हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, हाँ वही मैं बस रिपीट कर दे रहा हूँ, सब पढ़ा हुआ चीज है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट्स द ऑप्शन, देखिए ध्यान दीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट्स द ऑप्शन ऑफ इस्टेब्लिशिंग ईदर अ यूनिकैमरल और बाईकैमरल लेजिस्लेचर। तो संविधान ने जो है वो, संविधान ने जो हमारे स्टेट्स हैं उनको ये ऑप्शन दिया है कि आप चाहें तो अपना लेजिस्लेचर यूनिकैमरल भी रख सकते हैं या बाईकैमरल भी रख सकते हैं, ये उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया। इसलिए कुछ राज्यों ने अपने यहाँ बाईकैमरल बनाया हुआ है, कुछ बाकी राज्यों में यूनिकैमरल। ठीक है, एट प्रेजेंट ओनली 6 स्टेट्स हैव अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर। ये उस समय की बात है जब ये बुक पब्लिश हुई, और इधर रिसेंट कुछ सालों तक, पिछले 10 साल पहले तक 6 ही स्टेट्स में थी बाईकैमरल, और अभी शायद एक आध जगह तेलंगाना या कहीं बना है, तो वो आप करंट देख लेंगे कि कहाँ कहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, तो मुझे लगता हाँ बिहार में तो है और कश्मीर है, कई जगह है। तो वेस्ट बंगाल है, ये जो वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है, ये जो बांग्लादेश है वो ईस्ट बंगाल है। बांग्लादेश ईस्ट बंगाल है। ईस्ट बंगाल जब हुआ था 1905 में, तो वही ना, तो ईस्ट बंगाल। हाँ ईस्ट बंगाल था वो। ईस्ट बंगाल हो गया बांग्लादेश, हाँ वेस्ट बंगाल हो गया जो हमारे अभी है। तो केवल बंगाल क्यों नहीं बोलता, वेस्ट बंगाल क्यों बोलता है? तो वेस्ट का कोई मतलब नहीं है, नाम रह गया उस समय से, तो अभी भी उन लोग के लिए अभी भी वही है। देखिए वो आज हम उन लोग के लिए आज भी ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल ही है। वो तो है ही, उन लोग के लिए तो हाँ है ही। हाँ, क्योंकि वो बंगाल पूरा बंगाल मानते हैं, थोड़े बांग्लादेश बंगाल नहीं है। 1905 के पहले ये जो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, सब मिला के बंगाल, ये देखिए यहाँ से इधर पूरा था, ये पूरा बंगाल था। उड़ीसा भी तो था। हाँ तो वही बता रहे हैं, यहाँ इधर नीचे आ गया, ये सब जो है ये पूरा बंगाल बड़ा स्टेट है। हाँ, तो बहुत बड़ा प्रांत था बंगाल जो है। खैर, आंध्र प्रदेश हट गया था, आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा था। देखिए स्टेट्स हैविंग बाईकैमरल लेजिस्लेचर आर गिवन बिलो, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अच्छा तेलंगाना का दे दिया है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, अच्छा तेलंगाना दिया है, एक जगह और था जो ख़त्म किया तो तेलंगाना का जोड़ दिया। अच्छा हाँ हाँ, JNK का लिख, JNK में ये हो गया, ठीक है, बीच में ख़त्म हो गया था ना, तो JNK का ये कर दिया है। ठीक है, 6 है। जाना नहीं ना है अभी, चलिए ठीक। Countries with large size and much diversity usually prefer to have 2 houses of national, देखिए ध्यान दीजिए, 2 houses of national legislature
to give representation to all sections of society and to give representation to all geographical regions और parts. देखिए, जो जनरली बड़े देश होते हैं या बड़े राज्य होते हैं, अब हमारे राज्य तो इतने बड़े बड़े हैं, बहुत से देश उतने बड़े हैं, तो बहुत से जो बड़े देश हैं या बड़े राज्य हैं वो जनरली बाई 2 हाउस रखना प्रीफर करते हैं, ताकि एक तरफ लोगों के भी प्रतिनिधियों को जगह दिया जा सके, दूसरी तरफ राज्यों से भी लोगों को शामिल किया जा सके। अगर ज़्यादा बड़े या ज़्यादा अलग अलग क्षेत्र में लोग बटे हुए हैं तो वो दोनों तरफ से लोग आ सके, एक तरफ लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड लोग आ सके, दूसरी तरफ स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी हम शामिल कर सकें, तो वो बाई कैमरल रखते हैं बड़े देश या बड़े राज्य। A bicameral legislature has one more advantage. A bicameral legislature makes it possible to have every decision reconsidered. बाईकैमरल लेजिस्लेचर से क्या होता है, एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरा हाउस अभी भी उस पर तय कर सकता है उसको करना है कि नहीं करना है। तो किसी भी मुद्दे पर हमारा 2 बार विचार हो जाता है बाईकैमरल होने से। Every decision taken by one house goes to the other house for its decision. ये फायदा होता है। This means that every bill and policy would be discussed twice. समझ रहे हैं? This ensures a double check on every matter. तो इससे हर मामले पर 2 बार चेक हो जाता है कि वो सही कर रहे हैं ना, गलत तो नहीं हो रहा है, सबके सहमति से हो रहा है। Even if one house takes a decision in haste, that decision will come for discussion in other house and reconsideration will be possible. मान लीजिए कोई हाउस जल्दबाजी में कुछ करना चाह रहा है, तो दूसरा हाउस में फिर से उस पर विचार हो जाता है कि क्या ये करना ठीक रहेगा, क्या ये जल्दीबाजी में क्या वो फैसला सही है या हमें इसे और टाइम लेना चाहिए, इस पर अभी रोकना चाहिए। तो इस तरह से बाईकैमरल लेजिस्लेचर के ये फायदे हैं, हर मामले पर आपका डबल चेक हो जाता है, 2 बार किसी मामले पर लोगों का विचार हो जाता है, ठीक है। और इसी में कई बार ऐसा होता है, अभी आप देख ही रहे हैं, अगर आप देख रहे हो कि भाई एक हाउस मान लीजिए किसी का मेजॉरिटी है, तो वो अपना मनमानी नहीं थोप सकता है सरकार, दूसरा हाउस है अभी भी, वो चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है अगर वहाँ मेजॉरिटी नहीं है तो। जैसा कि पहले 1-2 सरकार में हो रहा था बीजेपी के, अभी जो है दोनों में लगभग मेजॉरिटी आ गया, तो अब इसको रोकना पॉसिबल नहीं है कोई भी फैसला को सरकार, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे एक स्टेटमेंट दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि एन अपर हाउस, यानी राज्यसभा की बात हो रही है, एन अपर हाउस कुड परफॉर्म द यूजफुल फंक्शन ऑफ बीइंग अ रिवाइजिंग बॉडी, यानी वो रिवाइज करने वाली बॉडी का काम कर सकती है कि हाँ भाई फिर से उस पर हम चर्चा किए, सोच विचार किए कि एक हाउस ने कर लिया, क्या वो ठीक है। तो लोगों के प्रतिनिधियों ने मान लीजिए अपनी हड़बड़ी में कोई फैसला कर लिया, लेकिन विद्वानों द्वारा उसको फिर से सोचा जाता है कि क्या ये सही है ऐसा या फैसला गलत है। एंड इट्स व्यूज मे काउंट बट नॉट इट्स वोट्स, ठीक है। तो उसका व्यूज का वहां पर होता है, महत्व होता है। Those who could not enter into the rough and tumble of active politics could advise the lower house. जो डायरेक्टली चुन के नहीं आ सके, जो उस तरह के नहीं थे कि भाई वो जनता के चुनाव में कॉम्पीट करके और लड़ के चुनाव जीत के आ सके, वो कम से कम जो लोग जीत के आए हैं उनको अपनी सलाह दे सकते हैं अपर हाउस के माध्यम से कि भाई ऐसा मत कीजिए। उस पर थोप तो नहीं सकते हैं, लोकसभा अल्टीमेटली ज़्यादा पावरफुल है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी अपना वो व्यूज समझा सकते हैं कि देखो भाई ये ऐसा करना ठीक नहीं होगा, आप लोग फिर से इस पर विचार कर लो। समझ रहे हैं? हाँ, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।